Hello my dear students. Yesterday we give some questions related to cell division. Today we discuss basics of cell division. When students give me problems that they don't understand how chromosomes divide. So today we discuss basics of cell division. Today our topic of discussion is how chromosome and DNA distributed in the cell during division. ये हम आज का टॉपिक है कि कैसे क्रोमोसोम और जो डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स होता है इसके अंदर हम एक रूल अप्लाई करते हैं कि 1 सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम. ठीक है, और 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए. ये हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है, ये हमें हमेशा रिमेंबर रखना है कि 1 सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम. इफ़ एनी क्रोमोसोम डोंट हैव सेंट्रोमियर दैट क्रोमोसोम डू नॉट फंक्शनल. कि मीन्स अगर किसी क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमियर नहीं है तो वो फंक्शनल नहीं होता. और 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए. अब सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई क्रोमोसोम, जैसे ये बना देते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेंटर में पोर्शन होता है जिसके साथ हमारे क्रोमोसोम की लॉन्ग और शॉर्ट आर्म्स अटैच होती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. ठीक है, और ये जो 2 आर्म्स होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड. ठीक है, अब एक ही क्रोमोसोम की 2 आर्म्स हैं तो इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स. और अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स की हों, जैसे हमारे पास ये एक और बना देते हैं, इस क्रोमोसोम की हों, जैसे हमारे पास ये दोनों क्रोमेटिड्स हों, तो इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, और अब हमने बात की 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए. तो हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमने 2 क्रोमेटिड्स बनाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 डीएनए. क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 2 क्रोमेटिड्स हैं, 1 सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए. 2 क्रोमेटिड्स हैं तो 2 डीएनए. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक्स है. यहाँ पे हम जो क्रोमोसोम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और जो डीएनए होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 2C. ठीक है, इतना समझ में है कि जो क्रोमोसोम होता है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो हमारे पास डीएनए होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है तो 1 क्रोमोसोम, और हमारे पास 2 डीएनए है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 क्रोमेटिड्स हैं, और यहाँ पे डीएनए को रिप्रेजेंट किया है सी से, तो एन इज इक्वल टू 2C. ये हमारा बेसिक्स है. अब हम देखते हैं कि कैसे डीएनए और हमारे पास डिवाइड होता है. ठीक है, देखो हम 2 प्रोसेस पढ़ते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस, और सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है मियोसिस. माइटोसिस जो होता है उसका हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. और जो मियोसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. माइटोसिस में क्या होगा कि हमारे पास 2n इज इक्वल टू 2C. ये कि हमारे पास स्टार्टिंग में अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वहाँ पे डीएनए कंटेंट भी क्या होगा, डबल होगा. और मियोसिस में हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू C, कि स्टार्टिंग में सेल जो है 2n इज इक्वल टू 2C है, तो किस में कि डीएनए क्रोमोसोम भी हाफ हो जाते हैं और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाता है मियोसिस के अंदर. जो मेन रीजन होता है यहाँ पे डिवीजन का वो डीएनए का होता है. इसमें इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डीएनए की अमाउंट होती है
वो क्या रहती है, इक्वल रहती है डिवीजन के बाद भी, कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग होंगे दोनों में डीएनए की अमाउंट सेम रहेगी। जबकि जो रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो डीएनए की अमाउंट हाफ हो जाती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, वो सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। और मियोसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, जर्म सेल के अंदर होती है। जर्म सेल्स हम बोल सकते हैं कि ऐसे सेल्स जिनसे क्या बनते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और बॉडी की जो जर्म सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स है वो सब क्या होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं इनका हमें पता है, कोई भी सेल्स होती है नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, डिप्लॉयड होती है ना। डिप्लॉयड क्यों होती है, क्योंकि उसके पास एक जो होता है क्रोमोसोम, वो कहाँ से होता है, मदर से होता है, और एक क्रोमोसोम फादर से होता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर हम क्या बात करें कि जैसे ये जो हमारे पास, ठीक है, ये बना दिया हमने, कोई भी सेल है उसमें बहुत सारे होते हैं, हम तो नॉर्मली बना रहे हैं। ठीक है, कि जैसे ये हमारे पास कोई सेल, इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ से आए हैं, ये हम मान लेते हैं ये मदर के क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये फादर के क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल एक सेल के अंदर बहुत सारे हमें पता है कितने होते हैं, 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, 26 पेयर्स होते हैं, तो ये हम नॉर्मल कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट है। अब सेल की जब तुम प्रोसेस पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एस फेज होती है, एस फेज के अंदर क्या होता है, सेल का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि जो डीएनए का कंटेंट है, डीएनए खुद को डबल करता है। ठीक है, डीएनए खुद को डबल करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हमारे पास सेल में ये था नॉर्मल कंडीशन में, कि जैसे कोई भी नॉर्मल सेल है G1 फेज में है, ये कंटेंट है, डीएनए का कंटेंट है उसके पास। ठीक है, अब जो डीएनए है क्या करेगा, खुद को डबल करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मदर के जो हमारे पास क्रोमेटिन, वो क्या करते हैं, खुद की डबल कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे, और ऐसे ही जो फादर के क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या बना लेते हैं, खुद की डबल कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डबल हो गए। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इन क्या है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम मान लेते हैं। ठीक है, एक मदर का एक फादर, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम है तो n है। ठीक है, पर यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना है, 2n है। ठीक है, एक फादर का मान लेते हैं, एक मदर का, ये कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, इसके पास भी क्या है, n और 2n, तो टोटल कितना होगा, 2n इज इक्वल टू 4n। ठीक है, कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में n इज इक्वल टू 2n था। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2n इज इक्वल टू 2n, कि एक ये मदर का मान लेते हैं, एक फादर का मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2n, दो सेंट्रोमेयर थे तो 2n, और इज इक्वल टू दो हमारे पास क्या है, क्रोमेटिड है तो 2c, पर यहाँ पे सेंट्रोमियर तो दो ही रहे पर क्रोमेटिड 4 हो गए, तो इसलिए इसको हमने क्या लिखा, 2n इज इक्वल टू 4c। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि कैसे हम देख सकते हैं। अब रेप्लिकेशन के बाद क्या स्टार्ट होती है, G1 S G2, फिर M फेज आती है। M फेज के अंदर हम बात करें, एम पेज, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस मानते हैं। एम पेज दोनों होते हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। पहले हम माइटोसिस की बात करते हैं। ठीक है, अब जो माइटोसिस है, ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा हमारे पास, हम बात करते हैं माइटोसिस में फेजेस की, उसमें क्या होते हैं हमारे पास, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। ठीक है, माइटोसिस, इसमें फर्स्ट क्या होती है हमारे पास, प्रोफेज, ठीक है, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, और फोर्थ क्या होते हैं हमारे पास, टेलोफेज, और इसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, और लास्ट में हमारे पास सेल डिवाइड हो जाती है।
ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है प्रोफेज में तो क्या होगा, नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे, खुद को अरेंज करते हैं प्रोफेज में। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जैसे इन दोनों ने खुद को अरेंज कर रखा है। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होगा, दोनों कहाँ अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, है ना, सेल के अंदर मेटाफेज में। जैसे मेटाफेज मान लेते हैं, ये पोल्स मान लेते हैं। ठीक है, अब जो मदर और फादर की क्रोमोसोम से क्या करेंगे, खुद को कहाँ पे, इक्वेटर पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तुम अपने नोटबुक में अच्छे से कर लेना। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेटर पे अरेंज हो गए मेटाफेज में। अब यहाँ पे आता है एनाफेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एनाफेज में क्या होगा कि अब जो हमारे पास मेटाफेज के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 2n = 4c है। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होगा हमारे पास कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करेंगे, खुद को सेपरेट करेंगे, एनाफेज में अलग अलग पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अब अलग पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे तो सपोज करते हैं ये हम पोल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, एक नीचे वाले में से मतलब एक फादर का इधर, एक फादर का इधर, एक मदर का इधर माइग्रेट कर जाएगा, एक मदर का इधर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गई, क्रोमेटिड्स माइग्रेट कर गए कि दोनों सब क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमारे पास सेंट्रोमियर 4 हो गए, तो क्या आ जाएगा, 4n = 4c। ठीक है, अब टेलोफेज में भी क्या होगा हमारे पास, टेलोफेज में भी क्या होगा, जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से रिडेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पोल पे पहुंच जाएंगे, साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये डिवीजन होगा। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास क्या बन जाएंगी, 2 सेल्स बन जाएंगी, है ना, एक सेल ये, एक सेल ये। ठीक है, एक सेल के पास क्या आ जाएंगे, एक मदर से एक फादर से, दोनों के पास। ठीक है, ये हमारे पास मदर और फादर से आ गए। अब हमारे पास क्या आ गया सेल के अंदर, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास। अब क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, मदर फादर दोनों से आए हैं, है ना, एक एक, तो क्या लिखेंगे इसको, अब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मदर और फादर से सेपरेट आते हैं। ठीक है, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, ये मैंने, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मदर से एक फादर से, 2 सेंट्रोमियर है, तो क्या लिख सकते हैं, 2n = 2 क्रोमेटिड है 2c, और इधर भी क्या है, 2n = 2c। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, 2n = 2c, और लास्ट में भी क्या आ गया, 2n = 2c। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी सेल है उसके अंदर मदर से और फादर से क्रोमोसोम्स आते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो क्या करते हैं, खुद को रेप्लिकेशन के अंदर खुद को डिवाइड करते हैं, मीन्स खुद का डीएनए डबल करते हैं। डीएनए डबल मीन्स ये नहीं है कि वहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो भी डबल हो रहे हैं, नहीं, पहले क्या था, सिंगल क्रोमेटिड, अब सेंट्रोमियर के साथ एक क्रोमेटिड और अटैच हो जाता है, और वो क्या कंडीशन हो जाती है हमारे पास, एक पूरा लेते हैं पेयर, एक मदर का एक फादर का, तो 2n = 4c। ठीक है, अब एम फेज की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या आएगा हमारे पास, मदर फादर जो रेप्लिकेट किया था खुद को अरेंज करेंगे, मेटाफेज में इक्वेटर पे, एनाफेज में सेपरेट्स हो जाएंगे, और जब टेलोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होगा इनके अराउंड, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और लास्ट में 2 सेल्स बन जाएंगे, दोनों सेल में एक मदर का एक फादर का होगा, तो 2n = 2c। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जितने भी मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं उन सब में, तुमने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, उन सब में पढ़ा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस गैमेट्स आर फॉर्म। ओके, तो जो मियोसिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
ठीक है। जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल बोलते हैं। एक्चुअल में पूरे पर इसमें मेन काम जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट का होता है, और मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल बोलते हैं कि ये जो होता है ये हमारा लगभग माइटोसिस के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसके अंदर क्या होगा कि जैसे सेम वही प्रोसेस रहेगी स्टार्टिंग में, कि जो गैमेट्स हैं मदर से आएंगे फादर से आएंगे। ठीक है, जैसे ये अब मियोसिस किसके अंदर होता है, जर्म सेल्स के अंदर होता है। अब जर्म सेल्स होते हैं स्टार्टिंग में तो क्या होती हैं, डिप्लॉइड कंडीशंस होती है जर्म सेल्स की, है ना। तो जर्म सेल्स जो होते हैं उनके पास क्या है, मदर फादर दोनों की सेल्स होती हैं। अब स्टार्टिंग के बाद क्या होगा, एस फेज आएगी। एस फेज में क्या होंगे, ये दोनों खुद को क्या कर लेंगे, डीएनए कंटेंट खुद का डबल हो जाएगा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशंस के दौरान डबल हो जाएगा। फिर प्रोफेज में, अब यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज होती है। उस प्रोफेज के अंदर क्या होता है, हमारी फर्दर सब फेजेज होती हैं, लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टाइन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो होती है क्रॉसिंग ओवर्स, कि यहाँ पे क्या होता है कि मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर्स होती है। और उस नॉन, जिसको हम क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो डेवलप होते हैं, कि जैसे मदर के कुछ कैरेक्टर्स कुछ फादर के वो कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। इसका ये सेगमेंट इसके साथ अटैच, इसका ये इसके साथ अटैच हो जाता है, जो हमारे पास पैक्टाइन स्टेज में होता है। ये सब प्रोफेज में होता है। उसके बाद मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स खुद को क्या करते हैं, इक्वेटर पे अरेंज करेंगे। अब मेटाफेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं खुद को कहाँ पे अरेंज कर लेंगे, इक्वेटर पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने खुद को कहाँ पे अरेंज कर लिया, अब इक्वेटर पे अरेंज कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास मेटाफेज है। अब मेटाफेज के बाद क्या आएगी, एनाफेज आएगी, है ना। मेटाफेज के बाद एनाफेज। यहाँ पे जो एनाफेज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज फर्स्ट बोलते हैं। तुमसे मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, एनाफेज फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इस एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास, कि जो एक कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं ये खुद को अरेंज करेंगे, ये खुद को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट्स करेंगे। ठीक है, कि जैसे उस हमारे पास जो माइटोसिस की एनाफेज थी उसमें तो क्या थे, क्रोमेटिड सेपरेट्स हो रहे थे, पर यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट ना होके क्या होगा, कंप्लीट क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे एक और बना लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं 26। ठीक है, ये बना जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम वहाँ पे तो क्रोमेटिड, पर इसके अंदर ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट का कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, कि जैसे हम बनाते हैं, ये बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे ये, ठीक है, ये इस पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और ये इस पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या हो गया, कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर गए। ठीक है, अब कंप्लीट क्रोमोसोम माइग्रेट कर गए तो लास्ट में हमारे पास एक जो सेल होगी, ठीक है, एनाफेज, फिर क्या होगी, टीलोफेज, टीलोफेज में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर, और लास्ट में क्या होगा, जब हमारे पास एंड होगा मियोसिस फर्स्ट का, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, दो डॉटर सेल्स, और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, डबल क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कंबाइन होके एक पूरा पेयर आएगा। उसके अंदर तो क्या थे, क्रोमेटिड्स आ रहे थे सेपरेट सेपरेट, यहाँ पे एक कंप्लीट क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम आएगा। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, N=2C। ठीक है, अब इसका इक्वेशनल डिवीजन की बात करें तो इसमें सब क्या होता है, लगभग मेटाफेज तक सेम होता है। ठीक है, पर जब हम एनाफेज की बात करें यहाँ पे,
एनाफेज सेकंड की बात करें तो यहाँ पे अब जैसे हम माइटोसिस में कर रहे थे कि अब जो ये क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट्स हो जाएंगे। क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो क्या होगा, दोनों पोल की तरफ अपोजिट अपोजिट क्रोमेटिड्स जाएंगे। क्या जैसे ये हम बात करते हैं क्या, ये क्रोमेटिड्स। अब इससे हमें क्या मिलती हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। ठीक है, और चारों के अंदर क्या होते हैं, ये डिवाइड, मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ गया N=C। तो तुमने देखा होगा जैसे XY क्रोमोसोम्स होते हैं तो एक के अंदर X है, एक के अंदर Y है। ठीक है, ऐसे ह्यूमन के अंदर, फीमेल्स के अंदर, सबके अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये यहाँ पे, अब क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एक सेंट्रोमियर है, तो N=C। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो एनाफेज फर्स्ट होती है उसमें एक पूरा कंप्लीट होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेपरेट्स होता है, पोल की तरफ माइग्रेट करता है। और वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एनाफेज फर्स्ट में जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है हमारे पास, 4n होता है यहाँ पे, 4n=4c। ठीक है, पर एनाफेज सेकंड जो होती है उसमें हमारे पास क्या कंडीशंस होती है, एनाफेज सेकंड्स के अंदर, एनाफेज सेकंड में हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास एनाफेज सेकंड में क्या होगा, इसमें हमारे पास 2n, हाँ 2 मान लेते हैं ना एक मैच का, तो यहाँ पे 4n=4c, फिर बाद में होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड होंगे n=2c। और एनाफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलता है n=c। तो मेन तुम्हें याद रखना है कि एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स होंगे, जबकि एनाफेज सेकंड्स के अंदर क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस आवर फर्दर चैप्टर्स, टिल देन यू रिवाइज दिस।